वेलकम डियर फ्रेंड्स। और एक बढ़िया आलेख मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। संकट में भारतीय ज्ञान परंपरा। यद्यपि हमने 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थात कॉलोनियल रूल से स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की दास्ता का दुष्प्रभाव हमारी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, राजनीतिक, सामाजिक प्रतीकों एवं जीवन शैली में विद्यमान है। औपनिवेशिक प्रवृत्ति एवं परंपराओं हमारी शासन व्यवस्था, भाषा, वास्तुकला एवं जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में अब भी मौजूद है। तत्कालीन भौगोलिक परतंत्रता अब मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी में परिवर्तित हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में जब भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता एवं उसके प्रतीकों से मुक्त हों। आज विश्व भर के चिंतक इस बात से सहमत हैं कि गुलामी केवल शारीरिक रूप से किसी देश पर अधिकार जमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस राष्ट्र के जीवन दर्शन एवं मूल्यों को भी प्रभावित करती है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करते हुए सिर्फ भौगोलिक एवं आर्थिक शोषण ही नहीं किया, वरन सामाजिकता, परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक अस्मिता को भी विकृत करने का दुष्प्रयास किया। परिणामस्वरूप ऐसी मानसिकता का विकास हुआ जिसमें भारतीय नागरिक स्व के अस्तित्व को भूलकर पश्चिमी सभ्यतागत विमर्श के अनुगामी बन बैठे। जैसे कि भारत में आज भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, अंग्रेजी के मुकाबले अन्य भारतीय भाषाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा, न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भारतीय भाषाओं का व्यवहार करने वालों को कमतर आंका जाता है एवं अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक योग्य माना जाता है। कई माता पिता इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ एक भी शब्द हिंदी का बोलने नहीं दिया जाता। युवा पीढ़ी न तो मातृभाषा में लिखने पढ़ने में सक्षम है और न ही भारतीय साहित्य और ग्रंथों को समझने में। यहाँ मैं यह बोलना चाहूँगा कि भाषा अपने साथ संस्कृति भी लाती है। अगर आप भारतीय भाषाओं को छोड़ते हैं, तमिल को छोड़ दें, तेलुगु को छोड़ दें, उड़िया को न पढ़ें, कन्नड़ को न पढ़ें, तो उस भाषा की सारी परंपराओं से आप अनभिज्ञ होते जाते हैं और फिर उसी परंपरा की अच्छी बातों को लेकर अंग्रेजी बोलने वाले तथाकथित और पश्चिमी मीडिया से प्रभावित भारतीय लोग ही उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसको विदेशी भाषा का ज्ञान कह के उसको प्रसारित किया जाता है और भारतीयों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है। ऐसा योग के साथ भी हुआ। योग जब तक योग था तब तक उसकी कोई पूछ नहीं थी। जब योग योगा बन गया तो उसी तरह मेडिटेशन के साथ हुआ, एक्यूप्रेशर के साथ हुआ, एक्यूपंक्चर के साथ हुआ, तमाम तरह की भारतीय शैलियों के साथ ऐसा ही हुआ। इसी जो गाय से होने वाले एडवांटेज हैं उस पर तमाम तरह के रिसर्च यूरोप में किए गए, उस पर कैंसर, लेकिन भारत में गाय को पालना, उसके साथ उसकी सेवा करना सब ऑर्थोडॉक्सी की निशानी बन गई। तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से उससे आज़ादी की जरूरत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संकट में डाल दिया है। अंग्रेजी से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु उसे अपनी मातृभाषा से ज़्यादा महत्व देना ठीक वैसे ही है जैसे अपनी माँ के स्थान पर दूसरे की माँ को अधिक श्रेष्ठ मानना है। आज संपूर्ण जीवन शैली में पश्चिमी बातों का अंधानुकरण करना एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। परंपरागत व्यंजनों के प्रति हमारी रुचि कम हो रही है एवं पाश्चात्य व्यंजन हमारी थाली की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज हम जो फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वैलेंटाइन डे आदि मनाते हैं, यह तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अपितु पाश्चात्य संस्कृति की भोंडी नकल है। हमारे लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण इन रिश्तों में आत्मीयता हेतु समर्पित था। हम बुआ, मौसी, चाचा, काका, इस तमाम तरह नाना, ऐसे सारे रिश्तों की अहमियत खोते जा रहे हैं और हमारे यहाँ हर रिश्तों की अपनी एक अलग व्यवस्था थी, अलग नाम था। अब अंग्रेजी में आप सिस्टर इन लॉ कर दीजिए, सबके गलत है, अर्थ मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मौसी, बुआ सबका अलग अर्थ होता है, जबकि अंग्रेजी में इस तरह के कुछ शब्द नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भाषा के छोड़ने से एक संस्कृति छूट जाती है और जिस देश के नागरिक अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं
उनके मूल्य समाप्त हो जाते हैं, उनकी जड़ें हिल जाती हैं और वो उनका जीना और ना जीना सब बराबर होता है। हमारे लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण इन रिश्तों में आत्मीयता हेतु समर्पित था। हम अपनी प्रकृति प्रेमी जीवन शैली से विरक्त होकर प्रकृति विरोधी पथ पर अग्रसर हो गए हैं। परिणामतः जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेलने को विवश हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करने वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बजाय भारतीय शिक्षा प्रणाली आज भी मैकाले द्वारा स्थापित ढांचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शासन के लिए क्लर्क तैयार करना था, जिसकी चर्चा प्राय एपीजे अब्दुल कलाम किया करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि भारत की दशा और दिशाविहीन भारत और भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति। और उसके दुष्परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं कि किस प्रकार भारत के लोग भारत से दूर होते जा रहे हैं। मतलब भारतीय परंपराओं, प्राचीन ज्ञान की परंपरा को, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, प्रकृति, ये सारी चीज़ें जो हमारे विरासत हुआ करती थी, और जहाँ पर महिलाएं भी वाद विवाद करती थी पुरुषों के साथ, तो वो सारी परंपराएं खत्म हो गई और ये ऐसा प्रसारित किया गया कि भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें। इस हेतु हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली का नए सिरे से अध्ययन एवं वर्तमान में उनकी उपादेयता पर सघनता से कार्य करना पड़ा। हाँ, यहाँ ये भी कहना चाहूँ कि रिसर्च के सारे इसको बंद कर दिए गए। सारा कुछ रिसर्च नहीं हुआ, उसको ऑर्थोडॉक्स मानकर उसको छोड़ दिया गया। आज भी भारतीय न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है, जो आम जनमानस की समझ से परे है। इस दिशा में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता है। भला हो मोदी सरकार का, जिसने पहली बार भारतीय न्याय संहिता लागू की। अंग्रेजों ने भारत में यह भावना विकसित की कि हम सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भारत से कमतर हैं, या पश्चिम से कमतर हैं, सॉरी। यहाँ तक कहा गया कि भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों का अतिरिक्त कर्तव्य है। सिविलाइजिंग मिशन, उसका अप्रोच क्या था, भारत को सिविलाइज करना है। और यही कारण है कि हम लोग विद्यालयों में सिविक्स पढ़ते रहे, हम लोगों ने खुद अपने काल में, और पढ़ाते भी रहे सिविक्स, जबकि अब बाद में बदल के इसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कर दिया गया है। जो सिविक्स की बुक्स पहले आती थी, उसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ किया गया। गुलामी से थोड़ा सा हम बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे नई जनरेशन अगर इसको समझेगी और सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी तेजी से, हालांकि इसका बहुत सारा विरोध होगा, लेकिन ये जो सच है सच है। यह मानसिक गुलामी हमारे विकास में बाधा बन रही है। भारतीय परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों, कौशल विकास परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि को आधुनिकता के नाम पर त्यागा जा रहा है। युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और संस्कृति से अनभिज्ञ होती जा रही है। हम संसाधनों और प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं, तकनीक और सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में अवरोध है। ऐसे में यक्ष प्रश्न है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति कैसे पाई जाए। शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जिसको स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने बहुत प्रमोट किया, और भारत में का जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था उसको दूर करने का बहुत बड़ा प्रयास किया था, जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट किए थे 1893 में, 1893 में। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए देश को व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। यह केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग को मनसा वाचा कर्मणा इस यज्ञ में आहुति डालनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित सुधारों को संपूर्णता से लागू करके ही शिक्षा में भारतीय संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान भंडार एवं गौरवशाली इतिहास को प्राथमिकता दी जा सकती है। आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें एवं उन्हें सींचें, अपनी संस्कृति एवं जीवंत परंपरा पर गर्व करें, और औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, विकसित एवं स्व के तंत्र वाले भारत का निर्माण करें। मानसिक गुलामी से मुक्त होकर हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जब तक भारतीय समाज इस बीमारी से मुक्त नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। हम इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर 2047 तक प्राप्त करना लेना होगा। ये एक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति हैं। बहुत अच्छा आलेख लिखा, धन्यवाद कुलपति साहब। आचार्य राघवेंद्र पी तिवारी जी का ये आलेख है। एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत के लिए औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति आवश्यक हो गई है। धन्यवाद।